पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने कई सारे बड़े कदम उठाए हैं। जब पूरे देश में एकजुटता नजर आ रही है आतंक के खिलाफ, इस तरह की मांगे इस एकता को तोड़ने का और सेना को डिमोरलाइज करने का काम करती हैं। कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें जुडिशियल प्रोब की मांग की गई और उन्होंने काफी ठीक ठाक फटकार भी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एंटरटेन किया। सबसे पहले तो एंटरटेन ही नहीं करना था, एडमिट ही नहीं करना था। आप हमारे आर्म फोर्सेस को डीमोरलाइज मत करिए। और उन्होंने फटकार लगाई है। वहां पे कश्मीर का भी एक पिटिशनर था और बाकी 2 पिटिशनर्स को भी फटकार लगाई है। मेरे हिसाब से तो इनके ऊपर पेनल्टी भी डालना चाहिए था। जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और पहलगाम हमले के बाद देश भर में काफी गुस्सा है और आतंक के खिलाफ देश भर में एकजुटता नजर आ रही है। सब एक साथ मिलकर आतंक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने कई सारे बड़े कदम उठाए हैं। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है कि एक पिटीशन फाइल की गई इस कोर्ट में जिसमें जुडिशियल प्रोब की डिमांड की जाती है और उस पिटीशन को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया कि इस तरह की अपील से जो हमारी सेना है उसको डीमोरलाइज करने की कोशिश है। और ऐसे समय में जब पूरे देश में एकजुटता नजर आ रही है आतंक के खिलाफ, इस तरह की मांगे इस एकता को तोड़ने का और सेना को डीमोरलाइज करने का काम करती हैं। इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी ये खबर है कि कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें जुडिशियल प्रोब की मांग की गई और उन्होंने काफी ठीक ठाक फटकार भी लगा दी है। और ऐसे समय में जब सब एक साथ लड़ाई में एकजुट है आतंक के खिलाफ, इस तरह की पिटीशंस को कोर्ट में पहुंचाना और कोर्ट की तरफ से एक बेहतर कदम है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस अपडेट को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एंटरटेन किया। सबसे पहले तो एंटरटेन ही नहीं करना था, एडमिट ही नहीं करना था। पर ठीक है, आज एडमिट भी कर दिया, इसके ऊपर सुनवाई भी करके एक तरह से उन्होंने अपना मन बता दिया है कि आप एक इस तरह की इनसेंसिटिव पिटीशंस फाइल मत करिए। आप हमारे आर्म फोर्सेस को डीमोरलाइज मत करिए। और उन्होंने फटकार लगाई है। वहां पे कश्मीर का भी एक पिटिशनर था और बाकी 2 पिटिशनर्स को भी फटकार लगाई है। मेरे हिसाब से जो जो वकील भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको भी फटकार लगानी चाहिए, क्योंकि कोर्ट का प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। आपको मालूम है, हमारे देश में 5 करोड़ 20 लाख केसेस पेंडिंग है। ऐसे फ्रिवलेस, ऐसे जो बोलते हैं, जो बेतुके पिटिशंस डाल के आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के टाइम को वेस्ट करते हो। मेरे हिसाब से तो इनके ऊपर पेनल्टी भी डालना चाहिए था। ये जरूरी था अंबर जी, मेरा ये मानना है। और एक चीज है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। जैसे भारतीय नेवल फोर्सेस आज जहां पे पाकिस्तान नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, उससे 85 नॉटिकल माइल्स दूर भारतीय सेना भी एक तरह से ड्रिल कर रही है। तो आप देखिए कि अब ये लड़ाई सिर्फ कश्मीर तक लिमिटेड नहीं है। ये थल, जल और वायु सेना सब लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें। और एक तरह से पाकिस्तान को थका रहे हैं ये भारतीय सेना। और आपको कल मालूम है कि कैसे भारतीय मोदी जी ने एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड गठन किया है, जिसके अंदर फॉर्मर रॉ चीफ आलोक जी जोशी को अपॉइंट किया है और सेना को फ्री हैंड दे दिया है। अब मतलब क्या है मालूम है? उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल बिकम्स इंटरनेशनल बॉर्डर। अब हमारी फोर्सेस कुछ भी कर सकती है। जरूरी नहीं है कि काइनेटिक मिलिट्री चीज करे, कुछ भी कर सकती है। अब कहीं से भी कोई भी कॉवर्ट ऑपरेशन, ओवर्ट ऑपरेशन कुछ भी कर सकती है। ऐसा मतलब फ्री हैंड दिया है। और एक तरह से बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान अभी हाई अलर्ट पे है। उसने अपने सारे डिफेंस वॉरफेयर सिस्टम्स बॉर्डर पे ला दिए हैं। टर्की ने उसको एक 6 प्लेन भर के उसको आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिए हैं। चाइना ने सपोर्ट किया है। हमें भी मालूम पड़ रहा है कि कौन हमें सपोर्ट कर रहा है। हमको इस बार इसराइल ने पूरा सपोर्ट किया। रशिया जो हमारा दोस्त है, वो हमेशा भी बोल रहा था कि ट्रूस की बातें कर रहा था।
मार्को रूबियो हमारे जयशंकर जी से बात करते हैं, बोलते हैं कि हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। बट जिस कंट्री ने हमें पूरा सपोर्ट किया है, दैट इज इज़राइल। वो बोले आप जो भी कदम रखो हम आपके साथ हैं। और इज़राइली के टेक्निकल इंजीनियर्स अभी कश्मीर में हैं। एक तरह से ये बताता है कि आपके साथ में कौन खड़ा है। और 1999 के कारगिल युद्ध में भी इज़राइल ने हमारा साथ दिया। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। और एक चीज मेरे को मालूम पड़ रहा है कि शहबाज शरीफ दिखाई नहीं दे रहे हैं 2-3 दिन से। और पाकिस्तान से खबर आई है कि वहाँ के जो डीजीआईएसपीआर है, आसिम आसिम मलिक नाम शायद है उनका, उनको एनएसए बना दिया है। तो अब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन नाम का है, उसकी कोई औकात नहीं है। और आपको मालूम है ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, इससे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी की जो छवि है वो धूमिल हुई है। इसके साथ उनके जो फंडर्स हैं अमेरिका और यूके, उनको भी गुस्सा आ चुका है। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट मिलिट्री रूल जैसा आ चुका है। आसिम मुनीर इज कॉलिंग द फुल शॉट्स। आज भी अगर बताया जाता है कि एक तरह से मीटिंग प्रेस को एड्रेस कर रहे थे, उसके अंदर भी पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल वहां के स्पोक्स पर्सन को चिट्ठी लिख के दे रहे थे, वो वही बात कर रहे थे। तो एक तरह से ये बताइए कि ये स्टेट मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन है। और अगर शहबाज शरीफ मानेंगे नहीं तो कल वो बेबी भुट्टो को भी लेके आ जाएंगे। वो तो रेडी है, वो बेबी भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी रेडी है। तो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर कार्टूनों की कमी नहीं है पॉलिटिकल्स में। अब दोनों भुट्टो और शरीफ फैमिली दोनों हाईली करप्ट है। और उनके जो सबसे पॉपुलर नेता है उनको तो अंदर कर दिया है। और आपको ये भी मालूम है कि अब आर्मी की क्रेडिबिलिटी भी डाउन हो चुकी है। इवन पाकिस्तान की जनता अपनी आर्मी के अगेंस्ट हो रही है। मैं पॉपुलर सेलिब्रिटी का नाम याद नहीं आ रहा, हिना करके नाम है उनका, सरनेम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने आज सुबह इंस्टाग्राम के उनके हैंडल्स ब्लॉक कर दिए हैं। तो उन्होंने मोदी जी को अपील की है, आप हमें क्यों पनिश कर रहे हैं? ये काम जो भी किया है ये पाकिस्तान आर्मी ने किया है और पाकिस्तान आईएसआई ने किया है। और उसमें उसने सीधा जनरल आसिफ मुनीर का नाम भी लिखा है। और एक तरह से आप देखिए कि सिंध और पंजाब प्रांत के बीच में पानी के लेके झगड़े हो रहे हैं। आपको मालूम है गिलगित बल्तिस्तान के लोग वहां पे जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है माइंस, मिनरल्स और इलेक्ट्रिसिटी का, जो वो चाइना को दे रहे हैं, इसके लेके भी वो गुस्से में है। आपने देखा होगा कि कैसे बलूचिस्तान में हमारा बदला वो लोग ले रहे हैं। हर रोज 4-5 लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान फोर्सेस अपनी चौकी ले छोड़ के भाग रहे हैं, ऑब्जर्वेटरी पोस्ट। तो बलूच और आपने ये देखा है कि पूरी पाकिस्तान फोर्स अभी भारत के बॉर्डर पे है। और कोई भी दूसरे बॉर्डर वेस्टर्न फ्रंट पे उनका कोई है ही नहीं। वहां पे वो कमजोर होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में जो तहरीक तालिबान है वो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल ट्रबल चल रहा है। ऊपर से देखिए हमारे पास तो हाइड्रो बम आ गया है। कल हमारे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री वो डिफेंस मिनिस्ट्री से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। कल सीआर पाटिल जी मिले थे होम मिनिस्टर अमित शाह से। तो अब क्या है, इंडिया जब भी चाहे पानी को अक्यूमुलेट करेगा, उसको मर्जी है छोड़ देगा। अभी हमें जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हम सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें। हमारा मर्जी होगा तब हम छोड़ेंगे पानी। और आपने मालूम है कि कैसे पाकिस्तान ने बोल दिया अगर आपने इंडस का पानी रोका है इट विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। और तो चालू हो गया है टेक्निकली। और कल हमारे रफाल प्लेन्स उनके एयर स्पेस में गए, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेन को लॉक भी कर दिया। वो डर चुके हैं। अमेरिका ने बोल दिया सारे F-16 उठा के सीधा बॉर्डर के अंदर जाके बैठा दो। उन्होंने चाइना ने बोला कि J-17 आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर बाई चांस भारतीय रफाल ने इन दोनों प्लेन को उड़ा दिया तो दोनों कंट्रीज के जो बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है उनको उनको नुकसान होगा। चाइना आज पाकिस्तान को 80% मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है। यूएस के जो F-16 है वो बहुत सारे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। आप सोच लीजिए अगर इस वॉर के अंदर अगर हमने देखा कि भारत जैसे लास्ट टाइम हुआ था, MiG-21 ने F-16 को उड़ा दिया था,
तो पाकिस्तान नहीं, अमेरिका के F-16 जो लॉकहीड मार्टिन बनाता है, उसकी छवि में बहुत फ़र्क पड़ गया। उनको पीआर कैंपेन बताना पड़ा कि ये भारत जो बोल रहा है गलत है। तो ऐसी बातें हो गई है। अब क्या है, ये सिर्फ़ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। अब ये जियोपॉलिटिक्स वॉरफेयर भी हो गया है, जिसमें सब लोग अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देख रहे हैं। अब देखिए, आपको मालूम है भारतीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया। अब वो क्या कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी फ़ोर्सेस अब चौकन्ने रहते हैं। अब उनको ये डर सताने लग गया है कि क्या हो जाएगा। गिलगिट, बल्तिस्तान और स्कार्डू की फ्लाइट उन्होंने कैंसल कर दी है। उनकी जो नेशनल एयरलाइन्स है, उनको बोल दिया कि आप भारतीय एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। मोदी जी ने क्या किया, कवर्ट वॉरफेयर बोलते हैं। मतलब बोलते हैं ना, पैसा ज़्यादा ना खर्च करके अपने एनिमी को थका-थका के मारो। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने मराठास के साथ किया है, सेम भारत अब वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है। जैसे वो मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, तो हम भी कर रहे हैं। उसने अपने प्लेन उड़ाए हैं, तो हम भी प्लेन उड़ा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेगा भारत। हम चाहें जब चाहे कर सकते हैं। आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, 6 महीने के बाद भी कर सकते हैं। नहीं भी करें, किसको मालूम हमारे अननोन गनमैन आ जाएँ, ये काम करने के लिए। हमें क्या मालूम कि जैसे कासिम सुलेमानी को उड़ाया था, वैसे ही आसिम मुनीर की बारी आ जाए। वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। और भारत अभी एक तरह से इज़राइल के लोग तो बैठे ही हैं। तो हमको समझ में आ गया कि कौन हमारे दोस्त है और कौन हमारे इस पूरे दुश्मन है। वॉर जो जैसे सिचुएशन जो है, इसमें इज़राइल एक ऐसा खरा साथी है जो पूरी तरह से भारत के साथ नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो दोस्त हैं, वो दोनों तरफ से खेल रहे हैं। जिसमें यूएस सबसे आगे नज़र आ रहा है। काफ़ी डिप्लोमैटिक किरदार अदा कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, जैसे मैंने बताया कि यूएस ने यूक्रेन के साथ मिडल डील रीच कर ली है और आपको मालूम है बलूचिस्तान के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने बोला है कि इट इज़ 2 स्टेप्स अवे फ्रॉम डिक्लेयरिंग इट्स इंडिपेंडेंस एंड गेटिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। तो मतलब क्या है? यूएस इज़ रेडी टू गिव इंडिपेंडेंस, एक्सेप्ट इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान अगर बीएलए कल अगर उनके साथ डील कर देता है कि आपको 50% हम इन मिनरल्स देते हैं यूक्रेन जैसे, तो बलूचिस्तान को भी अलग कर देंगे। यूएस को अपने इंटरेस्ट से मतलब है। अमेरिका और वेस्टर्न नेशन चाहते हैं युद्ध करे, चाइना भी चाहता है ताकि इंडिया एक रीजनल पावर बन जाए। देखिए, अगर आपने अभी काइनेटिक वॉरफेयर किया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उतना ही आपको झेलना भी पड़ेगा। पाकिस्तान ने क्या किया है, अपने टैंक्स उन्होंने सिविलियन एरियाज़ में रख दिया है और वहाँ से वो लोग बमबारी करेंगे, जिससे हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ है, उनको फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अंबर जी बहुत लोग वॉर की बात कर सकते हैं। मैं चेन्नई में बैठा हूँ, आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जो बॉर्डर एरियाज़ में लोग हैं, हमें उनके बारे में भी सोचनी पड़ेगी। हमें अमृतसर में कौन बैठा हुआ है, हमें ये सोचना पड़ेगा, जम्मू में कौन बैठा हुआ है, हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और हमारे लोगों की कैज़ुअलिटीज़ नहीं हो सकती, हम सिविलियन कैज़ुअलिटीज़ नहीं देख सकते। जो लोग एसी रूम में बैठ के कहीं विदेश में बैठ के वॉर का हुंकार करते हैं, उनको समझना चाहिए कि वो तो उधर एसी रूम में बैठ बैठ के कुछ बात भी बोल सिर्फ सकते हैं। सिविलियंस की नहीं है, हमारे सेना की भी क्यों कैजुअलिटी हो, हमारे सेना के जवान बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक की ट्रेनिंग होती है, देश की सुरक्षा करते हैं, तो हम उनकी भी क्यों परवाह ना करें। ऐसे ही थोड़ी ना किसी की भी कुर्बानी दे दी जाएगी। देखिए, जो ये बात करते हैं ना, जो वॉर मॉन्गर्स है, इन लोगों को समझ में नहीं आता है, अगर हमने पाकिस्तान को मज़ा चखाया, तो यहाँ पे इनके जितने भी हैंडलर्स हैं, अपने आप चुप बैठ जाएँगे और वो काम हो भी रहा है। आपने देखा है कि कैसे पाकिस्तान के लोगों को आइडेंटिफ़ाई करके उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। बांग्लादेश की हालत खराब हो चुकी है। बांग्लादेश भी बोलने लग गया कि हम मीडिएशन के लिए रेडी है। और अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान की ग्रोथ अभी 2.7% तक हो जाएगी। 1 करोड़ लोग विल गो इंटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। मतलब आप सोचिए, भूखे मरने वाले हैं। वहाँ पे खाने-पीने के लिए नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा और उनकी वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जो उनकी पॉपुलेशन से और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो विल बी अराउंड 49.7%। मतलब आप सोच लीजिए, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे एक ही इंडस्ट्री काम करती है, टेरर इंडस्ट्री। दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं है
नहीं है अंबर जी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि बांग्लादेश की हालत भी खराब होने वाली है। बांग्लादेश के अंदर 30 लाख पीपल, 30 लाख लोग विल गो इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। 15,000 टका का जो उनके पास नोट्स है, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की इमेज है, उसको वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बांग्लादेश में एक लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया। बांग्लादेश डर गया कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को हमने रन किया, वैसे गैंजेस वाटर ट्रीटी को हम रन न कर दे नेक्स्ट ईयर। तो एक तरह से आप देखिए, दोनों जगह से भारत हर जगह से देख रहा है। बताया जाता है कि हमारा ईस्टर्न फ्रंट भी हमने अलर्ट पे डाल दिया है। उधर भी S-400 हमारे डिप्लॉयड है, हमारे रफाल उधर भी डिप्लॉयड है, जो आप आसाम में डिप्लॉयड है। तो सब जगह से भारत क्या कर रहा है, अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब इस टाइम पे हम नहीं सोच सकते कि हमारी मिलिट्री को कि आप जाओ कूदो, आप सियालकोट पे अटैक करो, आप इधर अटैक करो, ये सब हम नहीं कर सकते। हमारी मिलिट्री को मालूम है कि क्या करना क्या नहीं करना। अगर किसको भी अगर इतनी गर्मी है, मैं तो बोलता हूँ कि एक बार थार डेजर्ट जाके बैठ जाए, वहां पे जाके पानी दे दे आर्मी को हर दिन, तो सारी उनकी गर्मी चली जाएगी। सिर्फ अपने एसी कमरे में बैठ के वॉर मॉन्गरिंग करना कोई समझदारी नहीं है। आपने कभी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपको, हमारे मीडिया चैनल्स, पाक के जो एंकर्स हैं, पाक के जो पैनलिस्ट पाकिस्तान के पैनलिस्ट को बुलाते हैं, क्या हमारे पैनलिस्ट कभी जियो टीवी में दिखाई दिए, कभी ARI टीवी में दिखाई दिए, कभी समा टीवी में दिखाई दिए? हमने जिनके यूट्यूब चैनल बैन किए हैं, भारत के मीडिया चैनल्स उनको पैनलिस्ट बुला के बुला रहे हैं। ये तो एक तरह से यहाँ पे एक डबल स्पीकिंग है। यहाँ पे इसकी कड़ी निंदा क्यों नहीं करते हो? आपको ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा, हमारे मीडिया को देखना पड़ेगा, हमारे जुडिशरी को देखना पड़ेगा। आपको हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स है, हमारे जो सेक्युलर पार्टीज है, इन सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वहां पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। हमें वो सब चीज करने की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें मंगोट जी, ये और सारी इसके चीजें तो की जा रही हैं, बट उस सब के बाद भी जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय जनता है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्टि नहीं मिल रही है। लोगों की एक ही मांग है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मेजर काइनेटिक एक्शन जरूर बनता है। और सिर्फ भारत की जनता ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अवाम भी यही चाहते हैं कि एक बार भारत, पाकिस्तान की जो आर्मी है, जिससे पाकिस्तान की जनता भी त्रस्त है, वो चाहते हैं कि एक बार भारत इनको ठीक कर दे, ताकि उनका भी जीवन थोड़ा सा आसान हो जाए। पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि एक बार इन आर्मी जर्नलों को ठीक कर दें मोदी जी। देखिए, आसिम मुनीर भी यही चाहता है। आसिम मुनीर चाहता है कि भारत एक काइनेटिक एक्शन करे, जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस है, वो ऑटोमेटिकली मार्जिनलाइज हो जाएगी, उनको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलेगा, और एक तरह से उसका एक छत्र राज हो जाएगा। सेकंड, जो लोग बोलते हैं कि हमें कश्मीर में गाजा जैसा हाल करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए एकदम ही, मैंने एक तरह से इसको कंडेम भी किया है, और मैं इसके लिए रेडी भी नहीं हूं। वन, सेकेंड, हम तो काम गाजा में इसराइल ने किया है, हम पाकिस्तान के में नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उनको ये समझना पड़ेगा। और आपको मालूम है रशिया और यूक्रेन का वॉर में क्या हुआ? रशिया के पास कितना न्यूक्लियर वेपन्स है आपको मालूम है? 5,000, 5,500 न्यूक्लियर वेपन्स है। अमेरिका से भी ज्यादा, अमेरिका के पास 5,000 है, और यूक्रेन के पास 0 न्यूक्लियर वेपन्स है। फिर भी 3 साल चल पड़ा। उनकी इकोनॉमी क्या खराब हुई सबको मालूम है। रशिया के पास फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स तीनों है, इसके लिए वो जीत पाया। हमारे पास क्या है? हमारा, अगर हम इस वॉर को प्रोलॉन्ग करेंगे, हमारा एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होगा, कैजुअलिटीज होगा। क्या आर वी विलिंग टू हैव अ लॉस ऑफ समथिंग अराउंड 50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ का आप नुकसान देख सकते हो क्या? तो आप वॉर पे जाओ, 15 दिन के वॉर पे। वो होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी पूरे री इन्फोर्समेंट है। भारत जो काम कर रहा है इसमें, इसके अंदर वो थका रहा है, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अंदर से इम्प्लोड होगा। इसको बोलते हैं कि, आप वो बोलते हैं ना, खिचड़ी जो होती है, इसको ठंडी करके खाई जाती है, ऐसे ही मुंह में नहीं रखते। सिंपल सी बात है। जो चाणक्य को लेसन दिया था, जब उन्होंने पहली बार उन्होंने नालंदा पे हमला किया था, नंद के अगेंस्ट, सॉरी, पाटलिपुत्र पे हमला किया था नंद के अगेंस्ट, तब उनको एक एक बुढ़िया ने उनको एक बताया था कि आपको अगर खाना रहता है, यू हैव टू, पहले उसको ठंडा कर किया जाता है। तो पाकिस्तान को अभी ठंडा कर रहे हैं, उनको मजा चखाएंगे, उनको दौड़ाएंगे, और वो
और वो देखिए, एक जंग करना, ना करना, कब और कैसे करना है, ये सरकार और सेना तय करती है। राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि क्या, कब, कैसे करना है, किसके खिलाफ करना है। इट्स नॉट इन आवर हैंड, वी आर नॉट द पीपल टू कॉल द शॉट्स ऑन सच ये मैटर्स। और हम लोग कितना भी डिस्कस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन क्या फैसला लेना है, ये इवेंचुअली सरकार फैसला लेगी। और डेफिनेटली कोई भी देश जंग में जाते हैं, जंग में जाना ऐसे समय में, जब प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं वी आर नॉट इन द एरा ऑफ वॉर, और जब बातें बातचीत से हो सकती हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी मध्यस्थता ही होती है। हम रशिया यूक्रेन की बात करें, काफी समय से पीस टॉक्स चल रही हैं, लेकिन यही है कि कितना अरबों करोड़ों का नुकसान हो, कैजुअलिटीज हो, उसके बाद भी बातचीत ही हो सकती है और रास्ता उसी से निकलता है। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि बातचीत से, या फिर जो एक टैक्टफुल स्ट्रेटजी सरकार अपना रही है, और जो भी उसमें फैसला होगा उस पे हमें अमल करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए, सरकार पे भरोसा रखते हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बस आज के इसमें एक ही चीज बोलूंगा, द गवर्नमेंट विल गो फॉर अ काइनेटिक, जो मिलिट्री स्ट्राइक है अपने टाइम पे करेगी। राइट नाउ अरे वो जो हमसे पूछ के थोड़ी ना करेंगे, हमारे कहने हाँ से थोड़ी ना करेंगे, वो अपने वही हिसाब से बरोबर है। करेंगे, और समझ वो गए। अभी जो कर रही है वो हाइब्रिड, अनकन्वेंशनल, कोवर्ट, असिमेट्रिकल, साइकोलॉजिकल, ऑपरेशनल वॉरफेयर बोलते हैं। फिफ्थ एब्सोल्युटली। जनरेशन वॉरफेयर है, उसको करेंगे हम लोग। इसमें जी, आपको भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो झूठ है, जो फैलाता रहता है, आप लोगों उसको देखिए। ट्विटर में एक हैंडल है पीटीआई का, पीटीआई फैक्ट्स, उसको चेक करिए, उसको शेयर करिए। मेरा ये आपको आपसे सब आपके दर्शकों से अनुरोध है। इसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ, वी हैव टू, हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। सेना अपना जी, काम करेगी, हमें अपना काम करना पड़ेगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी, एक बार फिर से हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।